अच्छा, कल जो है वो हमने लेक्चर जो है वो जो एंड किया था इसका, वो रिवर्स बायस हमने स्टडी करना था। ठीक है, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। फॉरवर्ड बायस तो कल हमने डिटेल के साथ उसको जो है वो हम बाइसिंग ऑफ डायोड जो है पीएन जंक्शन डायोड स्टडी कर रहे हैं। और आज हमने इसके अंदर रिवर्स बायस्ड जो है इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो कल जो है वो रिवर्स बायस की मैंने बनाई थी फिगर। ठीक है, कि अगर आप पोलैरिटीज़ जो हैं उनको उल्टा कर दें, मिसाल के तौर पर ये आपके पास, ठीक है, ये P और ये N है। ठीक है, इसको नेगेटिव के साथ, इसको पॉजिटिव के साथ लगा दें, तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ये रिवर्स बायस डायोड जो है ये बन गया। इसकी मैंने पोटेंशियल बैरियर की फिगर बना दी थी जिसमें विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, हाँ वो इफेक्ट वही वो ज़रा उसको रिकॉल करने के लिए मैंने जो है ना ये बनाया है। तो ये हमारे पास जो है ये रिवर्स बायस्ड है। वो कल मैंने ये फिगर्स ये वाली ये ड्रा कर दी थी, ये वाली फिगर्स जो थी। ठीक है, अच्छा, अब जो इसका इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ रिवर्स बायस ऑन डिप्लीशन रीजन। अब पहली बात तो ये है कि जब रिवर्स बायस्ड होगा तो आप देखें कि ये P लोअर पोटेंशियल पे आ गया, ठीक है, और N जो है वो हायर पोटेंशियल के ऊपर आ गया। अब पोलैरिटीज उल्ट गई हैं। ठीक है, अब क्या होगा, इस तरफ और इस तरफ। ठीक है जी, मतलब P में होल्स हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगे, N में इलेक्ट्रॉन्स हैं पॉजिटिव, तो इधर से तो कुछ भी नहीं गुजरेगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पोटेंशियल का बैरियर जो है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये इधर जा रहे हैं, कोई भी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो अक्रॉस द जंक्शन ड्रिफ्ट नहीं हो रहे या इनके टुवर्ड्स नहीं जा रहे, वो तो वापस बैटरी की तरफ जा रहे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पर जो आपकी डिप्लीशन लेयर की विड्थ है या जो थिकनेस है डिप्लीशन रीजन की, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, बहुत बड़ी रुकावट है बन गई है। ठीक है, अब फर्दर डिफ्यूजन जो है इलेक्ट्रॉन्स का होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का क्रॉस द जंक्शन वो नहीं है, डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा। तो जब डायोड कंडक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है कि ये रिवर्स बायस्ड। ठीक है, और इसके अंदर पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू भी लार्ज हो जाती है जो डिप्लीशन रीजन के क्रॉस डेवलप होता है, और डिप्लीशन रीजन की जो थिकनेस है या उसकी जो विड्थ है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक रुकावट इलेक्ट्रॉन और होल्स के आगे बन जाती है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन और होल्स को इस जंक्शन के आगे मूव करने नहीं देती है। ठीक है जी, तो
अब इस केस के अंदर, इन दिस केस, केस कौन सा हमारे पास? रिवर्स बायस का। होल्स आर अट्रैक्टेड towards the negative terminal of battery। वो जो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इधर होल्स हैं ना, पी में कौन से होते हैं? होल्स होते हैं पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और एन में से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड इलेक्ट्रॉन्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। अब दोनों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं? ये टुवर्ड द जंक्शन मूव नहीं कर रहे, दे आर मूविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन। ठीक है, बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स are moving away from the junction। जंक्शन से अवे जो हैं वो मूव कर रहे हैं। जंक्शन से भी वे कर रहे हैं, एक दूसरे से भी अवे मूव कर रहे हैं। ठीक है जी, एक उधर जा रहा है, एक उधर जा रहा है, नाराज़गी हो गई है इनके दरमियान में। ठीक है, दोनों अवे जो हैं वो मूव कर रहे हैं, एक इस तरफ जा रहा है, एक उस तरफ जा रहा है। तो अब भाई इसके अंदर से तो नहीं ये गुजर रहे, तो जब ये जा ही एक दूसरे से अवे रहे हैं, तो फिर क्या अब इलेक्ट्रॉन्स और होल रिकम्बाइन करेंगे? नो, अब इलेक्ट्रॉन होल जो हैं वो आपस में रिकम्बाइन तो नहीं होंगे। नो, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल नॉट रिकम्बाइन विद ईच अदर। एक दूसरे के साथ रिकम्बाइन नहीं होंगे, तो कोई करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी, और जंक्शन जो है वो क्या करेगा? वो ऑफर करेगा हाई रेजिस्टेंस, एंड हैंस नो करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन, and junction offers the high resistance। और जंक्शन जो है वो हाई रेजिस्टेंस जो है वो ऑफर करेगा। अब जब आपके पास रिवर्स बायस की कंडीशन होती है, तो इसके अंदर जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं उनकी वजह से एक्चुअली करंट फ्लो नहीं करती है। ठीक है, अब मेजॉरिटी कैरियर्स पी टाइप के अंदर कौन से होंगे और एन टाइप के अंदर कौन से होंगे? क्यों जी? पी टाइप में होल्स होंगे और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अब इनकी वजह से ये जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, इनकी वजह से करंट जो है वो फ्लो नहीं कर रही है, मतलब इनकी वजह से आपको कोई करंट जो है वो डिटेक्ट जो है वो नहीं हो रही। तो
अंडर reverse biased conditions there is particularly no current is flowing due to the majority carriers. लेकिन कुछ स्मॉल करंट यहाँ पर होगी जो कि फ्लो करेगी थ्रू द जंक्शन ड्यू टू मिनॉरिटी कैरियर्स, बट there is a small amount of current due to flow of majority carriers across the junction. क्या मेजॉरिटी लिख दी है, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन होगी। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आप लोग जाग रहे हैं। अच्छा, तो अब मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट जो है वो फ्लो कर रही है। तो मैंने शायद कल भी इस बात का जिक्र किया था कि आपको एग्जांपल दी थी कॉलेज के स्टूडेंट्स की, दोबारा फलांग के निकल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब कुछ मिनॉरिटी कैरियर यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे होते हैं बहुत थोड़ी मिकदार में कि जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ बढ़ती है या जो डिप्लीशन रीजन जो है उसके क्रॉस जो पोटेंशियल बैरियर जनरेट होता है उससे ज़्यादा वो एनर्जी हासिल कर लेते हैं और वो पोटेंशियल बैरियर को पार कर जाते हैं और करंट जो है फ्लो। अब ऑब्वियसली वो कैसे इसको हासिल करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन्स के पास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए, ठीक है। अगर इनकी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी तो ये पास जो है वो कर जाएंगे जंक्शन। अच्छा, अब इसके अंदर ये एक्चुअली जो फिनोमेना हो रहा है ना, ये क्वांटम मैकेनिकल फिनोमेना है, ठीक है। ये अभी आप जब आगे, बल्कि आपने पढ़ा है ये पोटेंशियल वेल पढ़ा था ना आपने, इंट्रोडक्शन टू क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर पोटेंशियल वेल आपने पढ़ा हुआ है। ई लेस देन वी, ए ग्रेटर देन वी के केसेस पढ़े हुए हैं। तो जब एनर्जी जो है पार्टिकल की वो ई ग्रेटर देन वी हो जाए तो वो क्या करता है, वो पार्टिकल उस बैरियर को पार कर जाता है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। अब आप कहेंगे काइनेटिक एनर्जी क्यों बढ़ गई है? भाई काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ गई है कि थर्मल एजिटेशन है, एटम्स आपस में टकरा रहे हैं। जब एटम्स आपस में टकरा रहे हैं तो उनके टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जनरेट हो रहे हैं। तो जब वो इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो रहे हैं तो उनमें से कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स जनरेट हो रहे हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सब की नहीं, बहुत थोड़ी मिकदार में ऐसे हैं कि जिनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, यानी कि उनका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं या होल्स हैं उनकी वजह से एक रिवर्स करंट जो है, एक रिवर्स करंट जो है वो फ्लो करेगी अक्रॉस द जंक्शन। तो हम इसलिए कहते हैं कि इन मिनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट जो है वो क्रॉस द जंक्शन जो है वो फ्लो कर रही है और इस करंट को आप रिवर्स
करंट का जो नाम है वो देते हैं। ठीक है, दिस करंट इज नोन एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो इसको हम रिवर्स सैचुरेशन करंट जो है उसका नाम देते हैं। अब जब हमारे पास गैस है रिवर्स बाइस्ड का, तो इसमें चूंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर की या डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इन रिवर्स बाइस्ड के अंदर द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन विल इंक्रीज्ड। विड्थ या डिप्लीशन रीजन की वो इंक्रीज हो जाएगी बिकॉज मेजॉरिटी कैरियर्स are pulled away from the junction। अब जंक्शन में से तो नहीं ना गुजर रहे, पुल अवे हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिव पॉजिटिव की जा रहा है, तो जंक्शन में से तो नहीं गुजर रहे हैं, वो पुल अवे हो गए हैं। तो उसकी वजह से मेजॉरिटी कैरियर की वजह से कोई करंट जो है वो नहीं गुजर रही। ठीक है, इसकी फिगर जो है वो मैंने कल बना दी थी, इनकी जो थी फिगर जो थी। ठीक है, अच्छा, अब जो रिवर्स बाइस है, तो रिवर्स बाइस के अंदर जो अप्लाइड वोल्टेज यानी कि जो बैटरी से आप वोल्टेज दे रहे हैं, द अप्लाइड वोल्टेज increases the potential barrier। ठीक है, तो वो पोटेंशियल बैरियर को जो है वो क्या करेगा, वो इंक्रीज कर देगा। मैंने कल आप लोगों को कहा था कि खुल खुल के बैठा करें, आज फिर आप जुड़ जुड़ के बैठे हैं। चलो अपनी सीटें दुरुस्त करो, लाइन बनाओ। चलो, उसके बाद जो होता है ना, मेरा नेक्स्ट स्टेप होता है, मैं बाहर की सैर करवाता हूँ, बाहर की ठंडी हवा। मुझे इकट्ठे स्टूडेंट बैठे हैं, मैंने इतना बड़ा कमरा है, एक कॉलम और रोज बनी हो जिसके अंदर स्टूडेंट बैठे हों। तो जब ये पोटेंशियल बैरियर जो है ये इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये इंक्रीज होने के बाद जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं या जो करंट है उसको क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, मज़ीद आगे नहीं गुजरने देगा। ठीक है, देयर बाय blocking the flow of majority कैरियर्स, ब्लॉक कर देगा। अब मेजॉरिटी कैरियर जो है वो नहीं गुजर पाएंगे। तो इसकी वजह से
जो विड्थ है अंडर दिस कंडीशन थिकनेस और width of the depletion region is increased. ये इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि बिकॉज majority carriers are not able to flow across the junction. ठीक है जी, कि मेजॉरिटी कैरियर्स जो हैं वो जंक्शन के अक्रॉस अब वो फ्लो नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अब जो बैटरी से आप वोल्टेज दे रहे होते हैं उसकी वैल्यू को आप इंक्रीज़ करें। देखें, मतलब पहले आपने दी, चेंज करते हैं, आप वेरिएबल बैटरी लगा दें, उसके साथ 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 7 वोल्ट आप इंक्रीज़ करते जाएं। रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है? वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का मतलब है यू आर इंक्रीजिंग द एनर्जी, आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं। जब वोल्टेज को आप इंक्रीज़ कर रहे हैं तो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने का क्या मतलब है कि आप एनर्जी जो है वो बढ़ा रहे हैं। तो जब आप ये एनर्जी बढ़ाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो जंक्शन है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा। यानी कि जंक्शन के ब्रेक डाउन होने का मतलब है कि इतनी ज़्यादा एनर्जी बढ़ जाएगी, इतनी ज़्यादा थर्मल एजिटेशन, ज़ाहिर बात आप एनर्जी बढ़ा रहे हैं तो आप एटम्स की थर्मल एजिटेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो जब आप एटम्स की थर्मल एजिटेशन जो है उसको इंक्रीज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एटम्स की काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। अब जब एटम्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर एक लार्ज कोवलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, और लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। तो सडनली जो आपकी रिवर्स करंट है इस स्टेज पर पहुँच के, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन स्टेज। इस स्टेज के ऊपर पहुंचकर, ब्रेक डाउन स्टेज के ऊपर पहुंचकर सडनली रिवर्स करंट जो है वो जंप करती है, एकदम बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जो आपका मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो अगर हम इफ द रिवर्स bias applied to p-n junction is increased। आपने जो वोल्टेज, ठीक है, बैटरी जो लगाई हुई है रिवर्स, उस पर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हैं पीएन जंक्शन के अक्रॉस। अ स्टेज इज रीच्ड, एक स्टेज जो है वो आपके पास आ जाएगी व्हेन द जंक्शन ब्रेक्स डाउन। जब जंक्शन जो है वो ब्रेक डाउन है, टूट जाएगा ना, ब्रेक हो जाएगा एकदम बहुत ज़्यादा, एंड रिवर्स करंट शूट्स अप,
और एकदम रिवर्स करंट जो है वो शूट कर जाएगी। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वोल्टेज की, ये क्रिटिकल वैल्यू है, इस वैल्यू से पहले ब्रेक डाउन नहीं होता, ठीक है, यानी कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, क्रिटिकल वैल्यू, इस वैल्यू के ऊपर आकर ब्रेक डाउन होता है। तो इसलिए ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वोल्टेज की, इसको हम ब्रेक डाउन वोल्टेज का नाम देते हैं। दिस क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वोल्टेज is known as breakdown voltage। तो ये जो क्रिटिकल वैल्यू है वोल्टेज की, इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है उसका नाम देते हैं। अब ब्रेकडाउन वोल्टेज जो ये किस पर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स अपॉन द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन, ठीक है, यानी कि जब ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाता है तो उसके बाद फिर विड्थ क्या होगी डिप्लीशन रीजन की, कम होगी ज़्यादा हो जाएगी? कम हो जाएगी भाई, एकदम ही करंट जो है उसने तो तबाही फेर दी है। वो रिवर्स करंट इतनी ज़्यादा होती है आपका सर्किट जल जाता है, ठीक है। ये करते नहीं आप सेमीकंडक्टर डायोड का, मैं FSC BSc में होता है ये प्रैक्टिकल, किया है अभी हैं? नहीं, सेमीकंडक्टर डायोड के करैक्टरिस्टिक्स नहीं आए थे अभी पीछे, किसी प्रैक्टिकल होगा, वो एक डब्बा सा होता है, किया हुआ है ना, वो डब्बा होता है, उसमें आप देखें ना, वो जब रिवर्स करंट का वो आप थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ाते हैं वो एकदम सुई हो जाती है, किया हुआ है ना वो वाला, याद आ, ये वही है, ठीक है, ये वही वाला हम करैक्टरिस्टिक जो है इसका उसको स्टडी कर रहे हैं। तो ये वोल्टेज, ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, दिस breakdown voltage depends upon the width of the depletion region। तो ये जो डिप्लीशन रीजन की विड्थ है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर ये उसके ऊपर डिपेंड करता है विड्थ के ऊपर, तो इन टर्न फिर ये किस चीज़ पर डिपेंड करेगा? डोपिंग लेवल पे। वहाँ हमने डोपिंग किस तरह की हुई है, P टाइप और टाइप में, तो ठीक है। इन टर्न इट डिपेंड्स अपॉन द डोपिंग लेवल। ठीक हो गई ये बात। अब हमने जो आगे चीज़ स्टडी करनी है, ये तो अब मैंने आपको डिटेल के साथ ये चीज़ बता दिया है कि व्हाट इज़ रिवर्स बाइस्ड एंड व्हाट इज़ फॉरवर्ड, व्हाट इज़ हैपनिंग एक्चुअली। नो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड। ये आपने पिछले कोर्स के अंदर भी पढ़ा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर इतना है कि हम ज़रा ज़्यादा उसकी डिटेल के अंदर जा रहे हैं, ठीक है, ज़्यादा उसको फिज़िकली समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब आप MSc के स्टूडेंट हैं, ठीक है, अब आप पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के ऊपर आ गए, तो आपको ये ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो डेप्थ में इनकी समझ होनी चाहिए। बता दो इसे। Characteristics of PN junction or semiconductor diode।
तो अब इसी तरह इसमें भी हमारे पास एक फॉरवर्ड करैक्टरिस्टिक्स होंगे और एक रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स होंगे, क्योंकि जो पी एन जंक्शन के यानी कि जब वो फॉरवर्ड बायस होगा और रिवर्स बायस होगा तो उसके क्या करैक्टरिस्टिक्स जो होंगे। तो हमारे पास जो वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, वोल्ट एम्पेयर characteristics of PN junction, ये 3 किस्म के होते हैं, ठीक है। इट हैज़ 3 टाइप्स। तो नंबर 1 जो है फॉरवर्ड वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स, नंबर 2 रिवर्स वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स, और नंबर 3 के ऊपर रिवर्स करैक्टरिस्टिक्स। और सॉरी रिवर्स नहीं, ब्रेक डाउन। ठीक है जी, ये 3 किस्म के करैक्टरिस्टिक्स जो है अब हमने इनको ज़रा डिटेल के साथ स्टडी करना है। फॉरवर्ड जब फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा और ब्रेक डाउन का भी मैंने जिक्र किया, ठीक है। ये तीनों करैक्टरिस्टिक्स जो है हमने देखने। तो पहले नंबर पर हम देखते हैं ये वाले जो है फॉरवर्ड वोल्ट एम्पेयर करैक्टरिस्टिक्स, जो नंबर 1 है। अब इसके अंदर जो हमारे पास कर्व बनता है, टिपिकल कर्व जो आता है इसका, ये आपको याद है, ये कर्व आपने पहले भी बनाया हुआ है, ठीक है। करंट इधर आप ले लें एक्स एक्सिस के ऊपर वी एफ यानी कि फॉरवर्ड वोल्टेज को, इस तरफ आप ले लें आई एफ फॉरवर्ड करंट, और एक ये कर्व जर्मेनियम के लिए, ये कर्व सिलिकॉन के लिए, ये मेजॉरिटी कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो कर रही है। ये हमारी कोई फिगर 1 है और इसकी ये फिगर ए है, ठीक है। उसके बाद हम ज़रा रिवर्स करैक्टरिस्टिक का भी ग्राफ जो है वो बना लेते हैं, फिर इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो नहीं, लेकिन पहले कर लेते हैं डिस्कस इसको, फिर उसके बाद रिवर्स का जो है वो ग्राफ बनाते हैं। अब आप यहाँ पर पहले तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि भाई ये इधर से क्यों शुरू कर रहे हैं, इसका क्या आंसर है? हाँ, थ्रेशोल्ड, एक का 0.3 एक का 0.7 है, ठीक है। जर्मेनियम का 0.3 है, सिलिकॉन का 0.7 है। तो इससे पीछे पीछे तो नहीं करंट कंडक्ट होगी, आपको उतना बैरियर जो है उसको क्रॉस करना पड़ेगा, तो उसके बाद करंट जो है वो फ्लो करना शुरू जो है वो करेगा। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कर्व से आपको ये नज़र आ रहा है कि जो फॉरवर्ड करंट है
वो एक्सपोनेंशियली राइज कर रही है विद द अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, फ्रॉम द अबव कर्व shown in figure 1A। ठीक है, ये 1A फिगर है हमारे पास। It is clear that forward current rises exponentially with the increase of applied voltage। ठीक है, यानी कि आप जो अप्लाइड वोल्टेज है, यह हमें क्लियरली नज़र आ रहा है कि करंट दोनों केसेस के अंदर एकदम जो है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रही है। ठीक है, अब जो रूम टेम्परेचर है, इस पर जर्मेनियम के लिए जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो कितना, वो 0.3 वोल्ट होता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, जो आपके पास रूम टेम्परेचर है, ठीक है, इसके ऊपर अ पोटेंशियल डिफरेंस of 0.3 volt is required before which the current starts to flow। in जर्मेनियम जंक्शन। पॉइंट 3 तक पहुंचेगा तो करंट फ्लो करना शुरू, 0.3 से पहले नहीं होगी। इसी तरह सिलिकॉन में 0.7 पे पहुंचेगा तो फिर अप्लाइड वोल्टेज जो है फिर करंट फ्लो शुरू होगा। अप्लाइड वगैरह 0.7 से नीचे है तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगी। यानी कि इस थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। इसको क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो है वो करंट जो है वो फ्लो करेगा। अब ये जो थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वोल्टेज है, दिस थ्रेशोल्ड और कट ऑफ वोल्टेज, ये जो थ्रेशोल्ड या कट ऑफ वोल्टेज है ये एक्चुअली क्या है? ये एक पोटेंशियल बैरियर इज एक्चुअली ए पोटेंशियल बैरियर। ये एक पोटेंशियल बैरियर है। ठीक है, ये रुकावट है इतनी चार्जेस के लिए, इससे ज़्यादा एनर्जी चार्जेस हासिल करेंगे तो फिर करंट जो है वो फ्लो करना शुरू करेगी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू, इट्स वैल्यू फॉर सिलिकॉन जंक्शन इज 0.7 वोल्ट। सिलिकॉन जंक्शन के लिए 0.7 वोल्ट है। तो फॉर V लेस देन VB, अगर अप्लाइड वोल्टेज इस पोटेंशियल बैरियर से कम है, देयर इज
almost no flow of करंट। तो यहाँ पर आपके पास कोई फ्लो जो है वो करंट का नहीं होएगा। लेकिन अगर V ग्रेटर देन VB है, यानी कि अप्लाइड वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल से बड़ा है, तो फॉरवर्ड करंट इन दिस केस फॉरवर्ड करंट इंक्रीजेस रैपिडली। तो फॉरवर्ड करंट जो है वो रैपिडली इंक्रीज करेगी। ठीक है, अब ये फॉरवर्ड करंट जो है जब ये रैपिडली इंक्रीज करेगी, तो इस फॉरवर्ड करंट के रैपिडली इंक्रीज करने की वजह से क्या होगा कि हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। ऑब्वियसली जब आपके इलेक्ट्रॉन्स या होल्स जो हैं वो मटेरियल के अंदर से पास करेंगे, दे विल कोलाइड विद द एटम्स। तो वो जब एटम्स के साथ कोलाइड करेंगे तो वो जो एटम्स हार्मोनिक ऑसिलेटर्स हैं वो अपनी मीन पोजीशन के अबाउट जो वाइब्रेट कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अगर बियॉन्ड लिमिट्स ये रिवर्स करंट जो है, ये फॉरवर्ड करंट जो है वो इंक्रीज़ करती है, तो आपका डायोड जो है वो बर्न भी हो सकता है, क्योंकि इतनी हीटिंग इफेक्ट जो है वो प्रोड्यूस होता है। इफ़ फॉरवर्ड करंट is increased beyond a certain limit, एक सर्टन लिमिट से ज़्यादा ये इंक्रीज कर जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा तादाद में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जो हैं वो फ्लो करना शुरू कर दें, इट विल प्रोड्यूस एक्स्ट्रा लार्ज करंट। तो ये एक एक्स्ट्रा लार्ज करंट प्रोड्यूस करेगी विच में डिस्ट्रॉय द जंक्शन ड्यू टू ओवर हीटिंग। वो हीटिंग का काज मैंने आपको बता दिया कि क्यों वो ओवर हीट होगा। ज़ाहिर बात है कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा।